स्वागत है आपका मिडनाइट टेल्स में। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर एजे। कमजोर दिल वाले इस वीडियो को न देखें। बेहतर अनुभव के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें और इस कहानी को अकेले अंधेरे में देखने की गलती न करें, क्योंकि इसमें डरावने दृश्य और आवाजें हो सकती हैं। कुलधरा, जैसलमेर का वो रहस्यमयी गांव जिसे 200 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने एक ही रात में खाली कर दिया था। जाते जाते उन्होंने इस मिट्टी को एक ऐसा श्राप दिया कि आज तक यहाँ कोई बस नहीं पाया। अर्जुन ने अपने कैमरे का लेंस साफ किया और ये शब्द रिकॉर्ड किए। वो एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री मेकर था। उसके साथ उसका कैमरामैन दोस्त विक्की और उनकी रिसर्चर सान्या थी। उनका मकसद था कुलधरा की उस डरावनी सच्चाई को रिकॉर्ड करना जिसे लोग सिर्फ कहानियों में सुनते हैं। शाम के 6:30 बज चुके थे। जब वे मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां तैनात सरकारी गार्ड अपनी ड्यूटी खत्म करके बाहर निकल रहा था। उसने भारी जंजीर से गेट को ताला मारते हुए उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में चेतावनी थी। साहब, सूरज डूब चुका है। अब यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। नियम है कि रात को यहाँ कोई नहीं रुक सकता, गार्ड ने सख्त लहजे में कहा। अर्जुन ने आगे बढ़कर बात संभाली। हमें बस कुछ फुटेज चाहिए। सुना है यहाँ रात को हवाएं बातें करती हैं। गार्ड ने एक लंबी सांस ली और अपनी लाठी जमीन पर पटकी। उसने बिना उनकी ओर देखे कहा, ये जगह इंसानों के रहने की नहीं रही। यहाँ पत्थर बोलते हैं और साए पीछा करते हैं। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो वापस चले जाओ। अगर रुकना ही है तो अपनी किस्मत खुद साथ लेकर जाना। गार्ड के जाने के बाद सान्या ने एक स्थानीय गाइड की मदद से उस गुप्त रास्ते का पता लगाया जहां से वे अपनी जीप चुपचाप गांव के पिछले हिस्से में ले जा सकते थे। रात के 8 बजते बजते उनकी जीप कुलधरा की उन वीरान गलियों में खड़ी थी। गाड़ी बंद होते ही जो सन्नाटा छा गया वो किसी शोर से ज्यादा डरावना था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी जैसे ही उन पीले पत्थरों के खंडहरों पर पड़ी, सान्या को महसूस हुआ कि दूर एक टूटे हुए घर की चौखट पर एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया रखी है। वो गुड़िया बिल्कुल नई लग रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे वहां रखा हो। विक्की ने अपना कैमरा ऑन किया, लेकिन अचानक उसकी स्क्रीन पर डिजिटल गड़बड़ी होने लगी। सन्नाटे के बीच उन्हें किसी के रेत पर घिसटकर चलने की आवाज सुनाई दी। जीप की हेडलाइट्स बंद होते ही अंधेरे ने पूरे गांव को अपनी आगोश में ले लिया। अर्जुन ने सान्या की ओर देखा, जो अभी भी उस लकड़ी की गुड़िया को एकटक निहार रही थी। विक्की अपने कैमरे की गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्क्रीन रह रहकर सफेद हो रही थी। विक्की, क्या हुआ? कैमरा चालू क्यों नहीं हो रहा? अर्जुन ने दबी आवाज में पूछा। उसका गला सूखे पत्तों की तरह खड़खड़ा रहा था। पता नहीं भाई, बैटरी फुल है पर सेंसर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, विक्की ने जवाब दिया। अचानक कैमरे के व्यू फाइंडर में 1 सेकंड के लिए कुछ उभरा। विक्की की उंगलियां जम गईं। उसने टॉर्च की रोशनी उस घर की तरफ घुमाई जहां वो गुड़िया रखी थी। गुड़िया अपनी जगह पे नहीं थी। वो अब चौखट से उतरकर गली के बीचों बीच पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे वहां फेंक दिया हो। सान्या के चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन, यहां से चलते हैं। ये सामान्य नहीं है। तभी गांव के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। वो किसी इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी पत्थर को धीरे धीरे रेतीली जमीन पर घसीट रहा हो। वो आवाज गांव की मुख्य बावड़ी की तरफ से आ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई
और अपनी टॉर्च की बीम को बावड़ी की सीढ़ियों की तरफ फेंका। रोशनी के दायरे में उन्हें धूल का एक गुबार उड़ता दिखा, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। जैसे ही वे पीछे मुड़े, उन्हें महसूस हुआ कि हवा अचानक थम गई है। रेगिस्तान की वो ठंडी हवा अब एकदम भारी और घुटन भरी हो गई थी। अचानक सानिया के कान के बिल्कुल पास किसी के पायल की झंकार सुनाई दी। वो आवाज इतनी साफ थी कि सानिया को अपने गाल पर किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। वो पीछे झटकी और चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। विक्की ने जमीन की ओर टॉर्च मारी। रेत पर उनके जूतों के निशानों के बगल में नंगे और छोटे पैरों के ताजा निशान बन रहे थे। वे निशान किसी अदृश्य चीज के थे जो उनकी ओर बढ़ रही थी। विक्की ने कांपते हाथों से कैमरे का रिकॉर्ड बटन फिर से दबाया। इस बार स्क्रीन चालू हुई, लेकिन जो उसने देखा वो उसकी समझ से परे था। नंगी आंखों से सामने सिर्फ अंधेरा और खाली गलियां दिख रही थीं, लेकिन कैमरे की डिजिटल स्क्रीन पर पूरा गांव जैसे आबाद दिख रहा था। अर्जुन, ये देखो, विक्की की आवाज फटने लगी थी। अर्जुन ने व्यू फाइंडर में झांका। कैमरे के अंदर उन टूटे हुए खंडहरों की जगह आलीशान हवेलियां दिख रही थीं। हर घर के बाहर दिए जल रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन गलियों में काले साए घूम रहे थे। वे साए बिल्कुल इंसानों की तरह चल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक साया तेजी से उनके करीब आया और स्क्रीन पूरी तरह लाल हो गई। भागो! अर्जुन चिल्लाया। वे तीनों अपनी जीप की तरफ दौड़े। सन्नाटे के बीच उनके जूतों की आवाज पत्थरों से टकराकर गूंज रही थी। जैसे ही वे जीप के पास पहुंचे, अर्जुन ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसके पैर जम गए। चाबी गाड़ी के डैशबोर्ड पर ही रह गई है, अर्जुन ने हताशा में कहा। उन्होंने जीप की खिड़की से अंदर झांका। चाबी वहीं थी, लेकिन गाड़ी के अंदर का नजारा देखकर सानिया की चीख निकल गई। गाड़ी की पिछली सीट पर वही लकड़ी की गुड़िया बैठी थी। उसके छोटे हाथ स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उसका लकड़ी का चेहरा अब उनकी ओर मुड़ा हुआ था। तभी उन्हें महसूस हुआ कि सन्नाटा और गहरा हो गया है। गांव की दूर वाली मीनार से किसी के भारी कदम रखने की आवाज आई। वो आवाज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ जमीन पर मौजूद रेत ऐसे उछल रही थी जैसे कोई भारी दानव चल रहा हो। विक्की ने अपनी टॉर्च मीनार की तरफ घुमाई। रोशनी के मध्यम दायरे में उन्हें मीनार की सबसे ऊंची खिड़की पर एक लंबा सफेद साया खड़ा दिखा, जिसके हाथ खिड़की की मुंडेर को जोर जोर से पीट रहे थे। मीनार पर खड़ा वो सफेद साया अब नीचे की ओर देख रहा था। उसके हाथों के पीटने की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। अर्जुन ने अपनी कोहनी से जीप का शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कांच लोहे की तरह सख्त महसूस हो रहा था। यहाँ से निकलो, अब गाड़ी का इंतजार नहीं कर सकते। अर्जुन ने विक्की और सान्या का हाथ पकड़ा और पास की एक बड़ी हवेली की ओर भागा। जैसे ही वे हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंचे, वो दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से उनका इंतजार कर रहा हो। वे अंदर घुसे और दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। हवेली के भीतर सड़ी हुई मिट्टी और पुरानी नमी की तीखी गंध भरी थी। सान्या दीवार के सहारे टिक कर बैठ गई। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। विक्की ने अपनी टॉर्च फर्श पर घुमाई। हवेली का आंगन धूल से भरा था, लेकिन बीचों बीच वही लकड़ी की गुड़िया फिर से पड़ी थी। इस बार उस गुड़िया के गले में एक लाल चुन्नी लिपटी हुई थी। ये हमारा पीछा कर रही है,
ये चीज हमारा पीछा कर रही है, सानिया फुसफुसाई। तभी हवेली की ऊपरी मंजिल पर किसी के पायल पहनने की आवाज आई। वो आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई कमरे में गोल गोल घूम रहा हो। अचानक पूरे आंगन में हवा का एक तेज बवंडर उठा और हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां एक साथ तेज आवाज के साथ बंद हो गए। सन्नाटा फिर से छा गया, लेकिन इस बार वो और भी भारी था। हवेली की बंद दीवारों के पीछे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ दीवार के अंदर दफन होकर मदद के लिए पुकार रहे हों। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी एक दीवार पर डाली तो देखा कि पत्थरों के बीच से खून जैसा गाढ़ा लाल तरल धीरे धीरे रिस रहा था। विक्की ने कांपते हाथों से अपना कैमरा उठाया। कैमरे के नाइट विजन में उसने देखा कि हवेली के आंगन में उनके चारों तरफ अब वही बिना चेहरे वाले साए खड़े थे। वे सब हाथ जोड़कर खड़े थे, जैसे किसी बड़ी सजा का इंतजार कर रहे हों। हवेली के आंगन में खड़े उन बिना चेहरे वाले सायों ने विक्की को सुन्न कर दिया था। वो कैमरे की स्क्रीन से अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। वे साये हिले बिना बस उनकी ओर झुके हुए थे। अर्जुन, ये हमें घेरे हुए हैं, विक्की ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी वहां डाली, लेकिन रोशनी पड़ते ही साए ओझल हो गए। वहां सिर्फ धूल और उजड़ी हुई दीवारें थीं। अर्जुन ने सान्या की ओर मुड़कर कहा, सान्या, डरो मत, ये सिर्फ हमारा वहम हो सकता है। हमें बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। पर सान्या की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने अपनी टॉर्च फर्श पर घुमाई। सान्या वहां नहीं थी। वहां सिर्फ उसकी टॉर्च पड़ी थी, जिसका कांच पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। सान्या, सान्या, कहाँ हो? अर्जुन चिल्लाया। उसकी आवाज हवेली के खाली कमरों में टकराकर वापस आ रही थी, लेकिन सान्या का कोई सुराग नहीं था। तभी हवेली की दूसरी मंजिल से सान्या की चीख सुनाई दी। वो चीख दर्द से भरी नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे किसी ने उसका मुंह दबा दिया हो। अर्जुन और विक्की तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागे। सीढ़ियां जर्जर थीं और हर कदम पर पत्थर खिसकने की आवाज आ रही थी। ऊपरी कमरे के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सान्या वहां खड़ी थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी और वो खिड़की से बाहर देख रही थी। सान्या, तुम ठीक तो हो? अर्जुन ने राहत की सांस लेते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसने सान्या को अपनी तरफ घुमाया, अर्जुन और विक्की के होश उड़ गए। वह सान्या नहीं थी। उसने सान्या के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसकी जगह वही लकड़ी की गुड़िया खड़ी थी जो अब इंसान के कद की हो चुकी थी। उस गुड़िया के चेहरे पर बनी हुई आंखों से काला तरल बह रहा था। तभी कमरे का दरवाजा तेजी से बंद हुआ और कमरे के कोने में रखे एक पुराने संदूक से सान्या के रोने की धीमी आवाज आने लगी। सान्या उस संदूक के अंदर बंद थी और वो गुड़िया धीरे धीरे विक्की की ओर बढ़ने लगी। कमरे में हवा का दबाव इतना बढ़ गया था कि अर्जुन और विक्की को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह विशालकाय लकड़ी की गुड़िया सान्या के कपड़े पहने झटकेदार कदमों से विक्की की तरफ बढ़ रही थी। उसके लकड़ी के जोड़ों के आपस में रगड़ने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। विक्की, संदूक खोल, अर्जुन चिल्लाया और उसने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाकर उस गुड़िया की ओर फेंका। पत्थर गुड़िया के सिर से टकराया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। वह पत्थर ऐसे नीचे गिरा जैसे किसी रुई के ढेर से टकराया हो। उधर विक्की ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पुराने लोहे के संदूक का ढक्कन खींचना शुरू किया। संदूक की जंजीरें भारी और ठंडी थीं। जैसे ही ढक्कन थोड़ा सा खुला, अंदर से सान्या का हाथ बाहर निकला।
वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और सान्या के नाखूनों पर मिट्टी जमी हुई थी। जल्दी करो, सान्या की आवाज संदूक के भीतर से बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। विक्की ने एक आखिरी झटका दिया और संदूक खुल गया। सान्या लड़खड़ाते हुए बाहर निकली, लेकिन वो बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों में वो खौफ था जो शायद उसने संदूक के भीतर देखा था। वो सान्या नहीं है, उसने लकड़ी की आकृति की ओर इशारा करते हुए कहा। अचानक वो गुड़िया बीच हवा में ही रुक गई। उसका चेहरा धीरे धीरे फटने लगा और उसके भीतर से वही लाल चुन्नी बाहर निकलने लगी जो अब हवा में किसी सांप की तरह तैर रही थी। हवेली की छत से धूल गिरने लगी और अचानक दीवारों पर काले हाथों के हजारों निशान उभर आए। तभी उन्हें महसूस हुआ कि संदूक खाली नहीं था। सान्या के बाहर आने के बाद भी संदूक के अंदर से किसी के भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी। विक्की ने अपनी टॉर्च की रोशनी संदूक के गहरे अंधेरे में डाली। वहां एक और सान्या लेटी हुई थी। वो बिल्कुल बेजान थी, उसकी आंखें खुली थीं और वो छत को एकटक देख रही थी। अब सवाल ये था कि संदूक से बाहर जो आई है वो कौन है। सान्या ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, लेकिन अर्जुन को महसूस हुआ कि उसका स्पर्श किसी इंसान जैसा नहीं बल्कि सूखे हुए चमड़े जैसा है। अर्जुन ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। सान्या का स्पर्श किसी जिंदा इंसान का नहीं था। उसके हाथ की त्वचा पीली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल स्थिर थीं। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से, सान्या चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज में वो कंपन नहीं था जो डर में होता है। वो आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। तभी संदूक के भीतर लेटी हुई दूसरी सान्या ने अपनी उंगली हिलाई। विक्की ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वो बेजान सान्या धीरे से बुदबुदाई, वो सच नहीं है, मैं यहाँ हूँ। पूरा कमरा अचानक गोल गोल घूमने लगा। विक्की का कैमरा फिर से चालू हुआ और उसकी स्क्रीन पर जो दिखा उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। कैमरे के नाइट विजन में अर्जुन और विक्की के बीच कोई नहीं खड़ा था। सान्या की जगह सिर्फ वही लाल चुन्नी हवा में लटकी हुई थी जो किसी अदृश्य साये के गले में लिपटी थी। विक्की, ये सब माया जाल है, भागो यहाँ से, अर्जुन चिल्लाया। वे दोनों संदूक के पास पहुंचे और उस बेजान सान्या को खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही सान्या के असली शरीर ने कमरे की जमीन को छुआ, वो पहली साया एक जोरदार चीख के साथ धुएं में बदल गईं। हवेली की दीवारें अब तेजी से सिकुड़ने लगी थीं, जैसे वे उन्हें अंदर ही दफन कर देना चाहती हों। वे तीनों पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे की ओर भागे। पीछे से हजारों खुरचनों की आवाज आ रही थी, जैसे पत्थर की दीवारों से हजारों हाथ बाहर निकल रहे हों। हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरवाजा अब लकड़ी का नहीं बल्कि पत्थरों की एक ठोस दीवार बन चुका था। हम यहाँ फंस गए हैं, विक्की ने दीवार पर हाथ मारते हुए कहा। तभी सान्या ने फर्श की ओर इशारा किया। वहां वही पुरानी लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी। उसकी गर्दन अब 180 डिग्री मुड़ चुकी थी और वो अपनी लकड़ी की उंगली से हवेली के फर्श पर मौजूद एक गुप्त तहखाने की ओर इशारा कर रही थी। तहखाने से वही पुरानी सड़ी हुई मिट्टी की गंध आ रही थी, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। हवेली के ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आवाज फिर से शुरू हो गई थी। वो चीज अब नीचे उतर रही थी। तहखाने की सीढ़ियां इतनी संकरी और गीली थीं कि पैर बार बार फिसल रहे थे। ऊपर हवेली के मुख्य आंगन में भारी कदमों की आवाज अब बिल्कुल दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी। अर्जुन, विक्की और सान्या ने
खुद को उस अंधेरे तहखाने के अंदर झोंक दिया और भारी पत्थर का ढक्कन ऊपर से बंद कर लिया। तहखाने के अंदर घोर अंधेरा था। विक्की ने अपनी टॉर्च जलाई तो सामने का मंजर देखकर उन सबकी सांसें अटक गईं। ये कोई साधारण तहखाना नहीं था। वहां मिट्टी की दीवारों में हजारों लकड़ी की वैसी ही गुड़ियां चुन दी गई थीं। हर गुड़िया के गले में वही लाल चुन्नी बंधी थी। ये गुड़ियां, ये उन लोगों की हैं जो यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाए, सान्या ने कांपते हुए फुसफुसाया। तभी तहखाने के दूसरे कोने में उन्हें एक मध्यम रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी बाहर की आजाद दुनिया की नहीं, बल्कि एक पुराने दिए की थी। वहां एक पत्थर की मेज पर एक पुरानी डायरी और सान्या का गायब हुआ कैमरा पड़ा था। जैसे ही अर्जुन ने कैमरा उठाया, वो अपने आप चालू हो गया और उसमें एक फुटेज चलने लगी। फुटेज कुछ ही मिनट पुरानी थी। उसमें अर्जुन और विक्की को जीप की तरफ भागते हुए देखा जा सकता था, लेकिन उनके साथ सान्या नहीं थी। वे दोनों एक परछाई का हाथ पकड़कर भाग रहे थे। इसका मतलब सान्या कभी हमारे साथ जीप से उतरी ही नहीं थी। विक्की ने सान्या की तरफ देखा। जैसे ही सान्या पर रोशनी पड़ी, उसका चेहरा धीरे धीरे दरकने लगा। वो वही लकड़ी की गुड़िया थी जो अब पूरी तरह इंसान बन चुकी थी। तुम्हें क्या लगा, कुलधरा से कोई जिंदा वापस जाता है? सान्या के वेश में खड़ी उस चीज की आवाज अब भारी और डरावनी हो गई थी। अचानक तहखाने की सारी गुड़ियां एक साथ अपनी जगह से हिलने लगी। अर्जुन और विक्की ने अपनी पूरी ताकत लगाकर तहखाने की एक छोटी सी झरोखे वाली खिड़की को लात मारना शुरू किया। खिड़की का पत्थर टूटा और वे दोनों बाहर की रेत पर गिर पड़े। सुबह की पहली किरण फूट रही थी। वे दोनों बिना पीछे मुड़े जीप की तरफ भागे। जीप का दरवाजा खुला था और चाबी डैशबोर्ड पर ही थी। अर्जुन ने इंजन स्टार्ट किया और जीप को पूरी रफ्तार से मुख्य गेट की तरफ दौड़ा दिया। जब वे गेट से बाहर निकले तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वहां मुख्य द्वार पर वही बूढ़ा गार्ड खड़ा था। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। अर्जुन ने देखा कि गार्ड के हाथ में वही लकड़ी की गुड़िया थी जिसके गले में सान्या की पहनी हुई चेन लटकी थी। गांव से बाहर निकलने के बाद जब विक्की ने अपना कैमरा चेक किया तो वो पूरी तरह खाली था। उसमें न कोई फोटो थी न कोई वीडियो। लेकिन जब उन्होंने जीप की पिछली सीट पर देखा तो वहां धूल में एक संदेश लिखा था, अगली बार तुम यहीं रुकोगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और मिडनाइट टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। और अगली कहानी कौन से विषय पर लाऊं, ये कमेंट में जरूर बताएं।